इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर रिवाइज करना है हमको। इसमें हम बात करें, सबसे पहले आता है चार्ज, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। एंड चार्ज को मेजर किस में किया जाता है, कूलम में, यानी यूनिट क्या होती है, सी फॉर कूलम। क्या यूनिट होती है इसकी, कूलम। यहाँ एक फॉर्मूला आता है Q इक्वल्स टू N इंटू ई, विच इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, विच इज इक्वल्स टू 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। इससे छोटा चार्ज इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग चार्ज जब भी फ्लो होगा तो वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में फ्लो होगा। दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 1/4 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। यानी इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, इन्हीं से इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है। और अभी हम इस चैप्टर में बस करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। तो हमने देखा कि सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज क्या है। अब बोर्ड में बहुत बार एक क्वेश्चन आया है, 1 कूलम इक्वल्स टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। Q इक्वल्स टू N इंटू ई है, चार्ज 1 कूलम है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो ये 10 टू द पावर माइनस 19 न्यूमरेटर में आके प्लस 19 बनेगा। एक पावर को हमने सेपरेट कर लिया यहाँ से, डिवाइड करके आता है 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स मिलके कितना बनाते हैं, 1 कूलम। तो 1 कूलम मीन्स दिस मच इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 1 कूलम। नोट करेंगे, अगर किसी ने पहले नहीं किया है तो नोट करते जाना साथ साथ में। नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास करंट। करंट इक्वल होता है चार्ज अपॉन टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट की यूनिट 1 कूलम by 1 second is known as 1 ampere. That means when 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second, then current is known as 1 ampere. तो इसी से डेफिनेशन आएगी। पहले तो करंट की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। तो करंट की डेफिनेशन मीन्स क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। एंड 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछे, if 1 coulomb of charge is flowing through a conductor in 1 second, then current is known as 1 ampere. Next question ये आ सकता है कि 1 ampere means how many electrons in a second. तो जैसा हमने देखा कि 1 ampere सेकेंड होता है and 1 coulomb means 6.25 10 to the power 18 electrons. In this way 1 ampere becomes 6.25 10 to the power 18 electrons in a second. तो एक वायर में से अगर 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन पास हो जाए तो उसका करंट कितना होगा, 1 एम्पियर। क्लियर है। करंट को मेजर किया जाता है एमीटर से। एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, 0। कनेक्ट कैसे करेंगे, सीरीज में। एंड ये क्या मेजर करता है, करंट। क्लियर। करंट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो एक तो ये याद रखेंगे, 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या बताई,
1 coulomb of charge flowing through a conductor in 1 second is known as 1 ampere. नेक्स्ट आते हैं हम पोटेंशियल और वोल्टेज। जैसे एक चार्ज है, तो चार्ज अपने आसपास एक फील्ड बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मैग्नेट बनाता है मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करें, P से Q तक मूव किया, तो हम इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें हमें वर्क डन करना पड़ेगा एंड दैट वर्क डन इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। भाई ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, तो मैं जब इसको यहाँ लाने की कोशिश करूंगा तो रिपल्शन से मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए तुम मैग्नेट्स ले लो। एक मैग्नेट है और तुम्हारे हाथ में नॉर्थ पोल है, सपोज एक यूनिटरी नॉर्थ पोल है, जो पॉसिबल नहीं लेकिन है। और तुम जब नॉर्थ पोल को मैग्नेट के पास लेके जाओगे तो क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द मैग्नेटिज्म, दैट इज नोन एज in this case that is known as potential difference in case of charges। मैग्नेट्स में नहीं, चार्जेस में इसको क्या बोलते हैं हम? पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब हमारे पास दो चार्ज है, एक ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया अपने आसपास एंड दूसरा चार्ज हम P पॉइंट से Q पॉइंट तक मूव करते हैं, तो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट P टू Q इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। बट अगर इसी चार्ज को हम इनफाइनाइट से लेके आए, इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर है ये चार्ज, एंड इनफाइनाइट से हम इसको यहाँ पर लेके आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी कि इस पॉइंट Q पे, तब जो वर्क डन होगा दैट इज नोन एज पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के लिए हम चार्ज को कहाँ से लेके आ रहे हैं? इनफाइनाइट से पोटेंशियल कहाँ लेके आ रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में। इनफाइनाइट से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो क्या बोलेंगे उसको? पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट P से Q मूव करें तो क्या बोलेंगे उसको? पोटेंशियल डिफरेंस। ना पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, डेल्टा V, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डेल्टा V, which is equals to work done upon charge. Now work done is measured in joules, charge in coulombs. This 1 joule by 1 coulomb is known as 1 volt. Now कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम पोटेंशियल को? पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को डिराइव करना है, डिफाइन करना है, तो क्या बोलेंगे? वर्क डन। पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करेंगे? वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल, and work done in moving a charge from one point to another point in an electric field is known as potential difference। 1 volt को डिफाइन करना है, if 1 joule of work is done in moving a charge of 1 coulomb in an electric field, then potential difference is known as 1 volt। 1 joule of work is done in moving a charge of 1 coulomb in an electric field, then potential difference is known as 1 volt। इसको इससे रिलेट करके रखो, डेफिनेशन लर्न नहीं करना पड़ेगी। किसको मूव कर रहे हैं हम लोग? एक चार्ज को मूव कर रहे हैं, 1 कूलम को, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में। देन दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज 1 वोल्ट। क्लियर? तो भाई वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू इलेक्ट्रिक फील्ड is known as potential, and work done in moving a charge from point P to point Q in an electric field is known as potential difference। कैसा चार्ज? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्या देखेंगे डेफिनेशन में? वर्क डन
in moving a unit positive charge from infinite to electric field is known as potential, and work done in moving a unit charge from point P to point Q in an electric field is known as potential difference. Now how we can measure the potential difference? तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं सर्किट के, एंड एक आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस नॉट डिफाइंड होता है। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस नॉट डिफाइंड। अब सर्किट में इन सब के अलग अलग सिंबल्स होते हैं, तो मैं वो लिस्ट बता रहा हूँ तुम्हें, वो सिंबल्स जो है तुम्हें लर्न कर लेने हैं। जैसे मैंने अभी सिंबल बनाया ए मीटर का, और ये बनाया मैंने वोल्ट मीटर का, ऐसे सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के सिंबल्स होते हैं, वो लर्न करने हैं हमें। ये सिंबल देखो, जैसे सेल का सिंबल इस तरह से बनाते हैं। बैटरी चाहिए तो मोर देन वन सेल बनाने होंगे। स्विच ओपन यानी कि हमें इसको बोलना चाहिए ऑफ कंडीशन ऑफ स्विच। ओपन मतलब ऑफ कंडीशन, स्विच क्लोज मतलब ऑन, तभी बी से डॉट लगा हुआ होगा। वायर के जॉइंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। एक वायर अगर एक दूसरे वायर को क्रॉस कर जाए तो ऐसे बनाना है। बल्ब के लिए कोई भी एक सिंबल बना सकते हैं। रेजिस्टर हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। अगर वेरिएबल रेजिस्टर है तो ऐसा या फिर ऐसा बना सकते हैं। एमीटर हमने पढ़ा, वोल्ट मीटर पढ़ा, फ्यूज इस तरह से बनाया जाता है। अब ज़्यादातर काम आने वाली चीज़ें हमारे पास है एमीटर, वोल्ट मीटर, रियोस्टेट, रेजिस्टेंस, और स्विच ऑफ स्विच ऑन की हो गई, सेल और बैटरीज हो गए। अब इसमें ध्यान रखने की चीज़ है कि अगर ऐसा डॉट नहीं लगा है बीच में तो सर्किट ऑफ माना जाएगा, मतलब सर्किट में करंट जीरो होगा। लेकिन अगर स्विच ऑन है तो ही सर्किट में करंट होगा, तो ही कुछ कैलकुलेशन करना। तो बोर्ड में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं 1 मार्क में, जिसमें सर्किट जो होता है वो ऑफ होता है और पूछा जाता है कैलकुलेट द करंट। तो कैलकुलेट करने की नीड नहीं हो, वहां करंट क्या होगा, जीरो। तो ये सिंबल्स जो है ये हमें लर्न करना है, एग्जाम में काम आ सकते हैं। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट चीज देखें हम लोग, तो आता है ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर potential across a conductor is directly proportional to current flowing through the conductor. Potential, that is voltage, is directly proportional to current but at constant temperature. Now जब हम proportionality हटाते हैं तो एक constant आता है R, and this R is known as resistance. This is the property of substance due to which the substance opposes the flow of current. मतलब कोई भी चीज करंट के फ्लो होने का अपोज क्यों कर रही है, बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ये पॉइंट लगाना मत भूलना। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट आ गया आर, तो आर होना चाहिए हमारे पास वी बाय आई। वी को मेजर करते हैं वोल्ट में, करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में, एंड दिस 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर इज नोन एज 1 ओम। ऐसा सिंबल बनाएंगे, इसको क्या बोलते हैं, 1 ओम। नाउ एग्जाम में आता है डिफाइन 1 ओम, तो क्या बोलेंगे, when 1 volt of potential difference is applied across a conductor, when 1 volt of potential difference is applied across a conductor and current flowing through it is 1 ampere, then resistance is known as 1 ohm. तो डेफिनेशन इन सबकी जो है ना, इनके फॉर्मूला में ही छुपी होती है। क्या करना है, जो भी टर्म्स है सबको 1 1 पुट कर दो, और तुम लोग चाहो तो उसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हो।
जैसे मैंने अभी 1 ओम को डिफाइन किया। देखो अगर वोल्टेज और करंट में ग्राफ बनाए तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। अब बहुत बार एग्जाम में तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वी और आई का ग्राफ दे दिया, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरली तो वाई एक्सिस पे रखा जाता है, पर फिर भी ध्यान देना, एंड पूछा विच ऑफ देम इज ग्रेटर, वेदर R1 on R2, which of them is greater, having greater value, तो जो वोल्टेज की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होगा दैट वन इज ग्रेटर। तो R1 इज ग्रेटर देन क्या है, R2। पर इसी ग्राफ को ये लोग ऐसा बनाते, V यहाँ रखते और I यहाँ रखते, एंड अगेन हमें R1 R2 लिख के दिया है, तो इन दिस केस R2 इज ग्रेटर देन R1। तो तुम्हें देखना है कि किसका इंक्लिनेशन वोल्टेज की तरफ ज्यादा है, दैट वैल्यू इज ग्रेटर। तो कभी भी हम ओम्स लॉ में ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, बिकॉज V एंड I आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका वेरिफिकेशन भी कभी कभी आता है, वेरीफाई ओम्स लॉ करके, तो उसका अरेंजमेंट रहेगा, मतलब सर्किट डायग्राम तुम्हें एग्जाम में बना के उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करना। बहुत रेयरली पूछा गया है, पर कभी कभी पूछा जा सकता है वेरीफाई ओम्स लॉ, तो उसका पूरा प्रोसीजर तुम्हें एनसीईआरटी में मिल जाएगा, बस एक बार पढ़ लेना है, या तुम्हें स्कूल में प्रैक्टिकल्स में करवाया होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। Resistance is directly proportional to length. Length of what? Length of conductor. Resistance is directly proportional to length of conductor. यानी एक वायर जितना ज्यादा लेंथ का होगा उसका रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मतलब जैसे हमारे पास एक वायर है, तो फ्रंट से सर्कुलर दिखती है, तो सर्कुलर ही उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। मतलब वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या लिया जाता है, सर्कुलर। तो जब भी वायर की बात करेंगे तो तुम लोग एरिया लोगे इसका पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। नाउ इसके अकॉर्डिंग वायर जितनी थिक होगी उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। और वायर जितनी थिन होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। जैसा हम बल्ब के अंदर की वायर देखें, बल्ब का फिलामेंट तो बहुत थिन होता है, इसलिए वो हॉट हो जाता है और ग्लो करता है, बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब करंट का अपोज करना, और जब करंट का अपोज होता है तो हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस होती है। एंड थिक वायर जैसे हम देखें तो हमारे घर के आसपास ओवरहेड लाइव वायर्स जाते हैं करंट के, तो वो थिक होते हैं। क्यों थिक बनाए गए हैं, बिकॉज थिक होंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। एंड रेजिस्टेंस टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है, लेकिन हमारे कोर्स में हम अभी दो चीजों की बात करेंगे, लेंथ और एरिया की। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो रेजिस्टेंस आ जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। ये प्रोपोर्शनलिटी जब हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है विच इज नोन एज रेजिस्टिविटी। ये एक ग्रीक सिंबल है रो, और इसको बोला क्या जाता है, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ना इसकी यूनिट क्या होगी, रो की, एंड ये किस पे डिपेंड करता है हम इसको भी डिस्कस करें। तो रो के यूनिट होते हैं, रेजिस्टिविटी के यूनिट होते हैं ओम मीटर। एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी देखें, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी में आता है रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मटेरियल। इसके अलावा रेजिस्टिविटी किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करती, न लेंथ पे न एरिया पे। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी
दोनों ही टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी। रेजिस्टेंस लेंथ एरिया पे डिपेंड करता है, बट रेजिस्टिविटी ना तो लेंथ पे डिपेंड करी और नहीं एरिया पे, मेनली किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे। समझ गए? अगर मेरे पास एक वायर है, मैंने उसको स्ट्रेच किया तो लेंथ बढ़ जाएगी, एरिया कम हो जाता है। तो वायर को स्ट्रेच करने से रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, लेकिन रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। वायर को कट कर दे, वायर को कुछ भी कर दे, हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर दे, उसके एरिया को डिक्रीज कर दे, रेजिस्टेंस चेंज होगा बट रेजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होगी जब तक कि मटेरियल चेंज नहीं किया जाता है। अब ये देखो, कुछ मटेरियल की रेजिस्टिविटी गिवन है हमारे पास एनसीईआरटी में। रेजिस्टिविटी को कंपेयर करें तो सिल्वर और कॉपर के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू सबसे कम है, एंड अलॉयज के लिए रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, कंस्टेंटेन, मैंगनीन, नाइक्रोम, एंड उससे भी ज़्यादा हम बात करें तो इंसुलेटर की। लेकिन अलॉयज हमारे काम के हैं जिनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया कि वाई हीटिंग एलिमेंट्स आर मेड ऑफ नाइक्रोम, तो नाइक्रोम से क्यों बनाए जाते हैं हीटिंग एलिमेंट, लाइक जो आते हैं ना हीटिंग एलिमेंट, लाइक गीजर हो गया या इमर्जन रॉड हो गई, आयरन हो गया, उन सब के एलिमेंट किससे बने होते हैं, नाइक्रोम से। वाई दे आर मेड अप ऑफ नाइक्रोम? नंबर वन, बिकॉज ऑफ हाई रेजिस्टिविटी। कंडक्टर चाहिए हमें, इंसुलेटर नहीं चाहिए, तो कंडक्टर में हम क्या यूज करते हैं, अलॉय। अलॉयज है हाई रेजिस्टिविटी, इसलिए नाइक्रोम का यूज किया जाता है किसमें, हीटिंग एलिमेंट बनाने में। तो नंबर वन रीजन है हाई रेजिस्टिविटी, नंबर टू रीजन है हाई मेल्टिंग पॉइंट, एंड नंबर थ्री है डज नॉट ऑक्सीडाइज इवन एट हाई टेम्परेचर। मतलब अगर हाई टेम्परेचर पे कोई दूसरा मेटल रखते तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता, लेकिन नाइक्रोम हाई टेम्परेचर पे भी ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है। तो वाई नाइक्रोम इज यूज्ड एज एन हीटिंग एलिमेंट? नंबर वन, हाई रेजिस्टिविटी, नंबर टू, हाई मेल्टिंग पॉइंट, नंबर थ्री, डज नॉट ऑक्सीडाइज इवन एट हाई टेम्परेचर। तो ये टेबल समझ में आया क्यों दिया हुआ है हमें, जिससे हम इनको कंपेयर कर सकते हैं कि किस मटेरियल की रेजिस्टिविटी लो है, किस मटेरियल की रेजिस्टिविटी हाई है। अब हम रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन समझते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। रजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जैसा हमने देखा, इसके साथ हमने एक की लगा दी एंड एक बैटरी लगा दी। अब इसमें चाहो तो 2 या 3 रेजिस्टेंस के लिए प्रूव कर सकते हो, मैंने अभी 2 रेजिस्टेंस लिए हैं। एंड जैसा कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, बैटरी का वोल्टेज हमने V ले लिया, बैटरी से निकलने वाला करंट I है, तो सीरीज में सब पे करंट सेम होता है। सीरीज में सब पे क्या सेम होगा, करंट, लेकिन बैटरी का वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। वो किसी भी रेशियो में डिवाइड हो सकता है, डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस। तो जैसा हमें पता है इसमें टोटल वोल्टेज होना चाहिए V1 प्लस V2। नाउ ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ R इनका टोटल रेजिस्टेंस है, तो मैं इस V की जगह क्या लिख सकता हूँ, IR। V1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, IR1, और V2 की जगह पे I हम सब में से कॉमन लेके कैंसिल कर दें तो R आ जाता है R1 प्लस, ऐसे 3 रेजिस्टेंस 4 रेजिस्टेंस जितने लगाने लगा दो। तो इस तरह से हमें क्या पता चला कि सीरीज में रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। क्या सेम रहता है सीरीज में, करंट, लेकिन वोल्टेज डिवाइड होगा। तो ध्यान रखेंगे सीरीज में करंट सब पे क्या होगा, सेम होगा। सीरीज में करंट कांस्टेंट एंड वोल्टेज डिवाइड होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स देखें तो यहाँ हमने 2 रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट किए हैं। पहले हमने इनको कैसे कनेक्ट किया था, सीरीज में, एंड टू एंड। अभी कैसे कनेक्ट किया है, पैरेलल में।
पैरेलल में सब पे वोल्टेज सेम होता है एंड जो भी बैटरी का करंट होगा वो दोनों पे डिवाइड हो जाएगा, जितने रेजिस्टेंस होगा उन सब पे डिवाइड होगा। नाउ टोटल करंट होना चाहिए I1 प्लस I2 एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR होता है, यानी I इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, V बाय R। यानी I को लिख देंगे हम लोग V बाय R, I1 को लिखेंगे V बाय R1, V बाय R2, इन सब में से क्या कॉमन निकलेगा, V कॉमन निकलेगा एंड कैंसिल कर दिया हमने। इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस हम देखें तो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दो रेजिस्टेंस के केस में अगर हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर ले तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाना इन केस ऑफ टू रेजिस्टेंस, बट मोर देन टू आए तो सिस्टमेटिक इस फॉर्मूला से सॉल्व करना। तो टू रेजिस्टेंस के केस में डायरेक्टली ये भी लगा सकते हैं हम लोग। एंड पैरेलल में जब भी रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले से कम हो जाता है और सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। तो हमने एक देखा सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या कांस्टेंट था, करंट। पैरेलल में सब पे क्या कांस्टेंट है, वोल्टेज।